Welcome to our YouTube channel Audio FM 143. रावत मेंशन। मिश्री ध्रुवांश के सीने से लगी हुई थी। ध्रुवांश ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा हुआ था और उसकी बातें सुनकर मिश्री का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके हाथ पैर फूल रहे थे और उसका गला सूख रहा था। ध्रुवांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे एक्सप्रेशंस बता रहे हैं कि इस वक्त तुम्हारी जान निकल रही है। मिश्री लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, जान निकल नहीं रही है बल्कि लगभग से निकल चुकी है। उसकी बात पर ध्रुवांश कुछ कहता, उससे पहले ही वहां पर धरा की आवाज गूंजी, जरा एक मिनट इधर आना मिश्री। उसकी आवाज सुनकर मिश्री ने लगभग से ध्रुवांश को धक्का दिया तो वो पीछे की तरफ लड़खड़ा गया। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मिश्री इस तरह से उसे धक्का दे देगी, इसलिए वो बेफिक्र होकर अपनी जगह पर खड़ा था। वही धरा अब थोड़ी आगे की तरफ आ गई। मिश्री जल्दी से उसके करीब हुई और बोली, हाँ मैडम, बताए ना मुझे क्या करना है। आप मुझे अपने साथ ले चलिए, बेशक से मुझे अपने साथ ले जाकर एक बोल बनाकर हवा में उड़ा दीजिएगा, लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ से ले जाए। उसकी बात पर धरा अब ध्रुवांश को गुस्से से देख रही थी। वो तुरंत बोली, तुमने मिश्री से कुछ कहा? ध्रुवांश गुस्से से बोला, हाँ मैंने इसका सिर फोड़ दिया है। आपको इसके सर से बहता हुआ खून नजर नहीं आ रहा क्या? धरा गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, खबरदार, अगर ऐसा करने का सोचा भी तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। ध्रुवांश भी गुस्से से कांपते हुए बोला, हाँ, इस लड़की के लिए तो आप मुझे इस घर से बेदखल भी कर देंगी। उसकी बात पर धरा झट से मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ कि तुम इस लड़की के साथ इस घर में ही रहो। दोनों बेशक से लड़ते रहो, झगड़ने रहो, लेकिन फिर भी साथ रहो। मिश्री मायूसी भरी आवाज में बोली, आप क्यों मेरी लंका लगवाने पर तुली हुई है मैडम? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? ये जॉब मुझे जॉब कम और टॉर्चर ज्यादा लग रही है। आप लोग मुझे इस जॉब से धक्के मारकर बाहर नहीं निकाल सकते क्या? उसकी बात पर धरा ने तुरंत उसकी गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, बिल्कुल भी नहीं। मिश्री का चेहरा मायूस हो गया। धरा ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, फिलहाल तुम मेरे साथ चलो। ये बोलते हुए वो उसे अपने साथ ले गई थी और मिश्री पलटकर अब ध्रुवांश की तरफ देख रही थी। ध्रुवांश भी उसे गुस्से से घूर रहा था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुमने ये जो अभी अभी मुझे धक्का मारा ना, इसका हिसाब तो मैं अलग से लूंगा। पहले तो तुम्हारी वो सारी गलतियां जो तुम अब तक कर चुकी हो, और अब ये धक्का, तुम तो बहुत बुरी फंसोगी मिस मिश्री। वहीं दूसरी तरफ चेरी ने एक सर्वेंट को अपने और दिव्यांश के लिए खाना लगाने को कहा और फिर अपने हाथ में ट्राली लेकर दिव्यांश के रूम में आ गई, क्योंकि वो जानती थी दिव्यांश इस वक्त अपने रूम में ही होगा। जैसे ही वो अंदर आए, उसकी नज़र दिव्यांश पर गई, जो वही बालकनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था। उसे देखते ही चेरी को कुछ होने सा लगा था, क्योंकि इस वक्त वो शर्टलेस था। चेरी आगे की तरफ आई। उसने ट्राली को साइड में लगाया और दिव्यांश की तरफ देखते हुए बोली, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। लेकिन दिव्यांश ने उसकी बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया। वो यूं ही सामने की तरफ देखा हुआ खड़ा रहा, तो चेरी अब उसके पास आकर खड़ी हुई और बोली, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, एवोकाडो। ये बोलते हुए अचानक ही उसकी नज़र दिव्यांश के सीने पर गई तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। दिव्यांश के सीने पर पहले चेरी नाम चाकू से लिखा हुआ था, जहां दिव्यांश ने वो नाम अपने सीने पर तब लिखा था जब चेरी उसे छोड़कर गई थी, और उसे वापस लाने के लिए वो सब कुछ हुआ था। लेकिन अब उस नाम के साथ साथ एक और चीज़ भी उसके सीने पर थी, और वो था चेरी का फेस टैटू, जिसे देखकर चेरी पूरी तरह से ब्लैक हो गई थी। उसका सांसें जैसे हलक में अटक गई थी। दिव्यांश उसके एक्सप्रेशंस देखकर हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसके गालों पर झूल रहे बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, क्या हुआ रेड, तुम इतना हैरान क्यों हो? चेरी लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, ये टैटू एवोकाडो, ये टैटू आपने कब बनाया? दिव्यांश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जब तुम अपने हाथों पर मेहंदी लगवा रही थी, मेहंदी के लिए रेडी हो रही थी, तब तुम्हें इसकी रेडनेस नजर नहीं आ रही थी क्या? चेरी की आंखों में अब नमी तैर गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस प्यार को क्या ही नाम दे। जिसमें प्यार था तो प्यार के साथ दर्द भी था, एक पागलपन था, एक जुनून था, और वो जुनून चेरी के रोंगटे खड़ा करता था। दिव्यांश उसके बिल्कुल करीब हुआ और फिर उसकी पीठ पर अपना हाथ रखते हुए बोला, तुम्हें पसंद आया या नहीं? चेरी की आंखों से आंसू बाहर की तरफ लुढ़कने लगे तो दिव्यांश तुरंत बोला, मुझे तो लगा था कि तुम्हें ये सरप्राइज अच्छा लगेगा रेड, लेकिन तुम्हें तो रोना आ रहा है, मतलब तुम्हें ये पसंद नहीं आया? चेरी रोते हुए बोली, जब आप मुझसे इतना प्यार करते हैं एवोकाडो, तो फिर मुझे इतनी तकलीफ? ये बोलते बोलते वो एकदम से चुप हो गई थी, क्योंकि वो ऐसी कोई बात करना नहीं चाहती थी जिससे दिव्यांश ट्रिगर हो।
वही दिव्यांश उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तकलीफ तो वही देते हैं ना रेड जो हमसे प्यार करते हो, वरना कोई गैर क्या ही तकलीफ देगा। प्यार है तो दर्द है, दर्द है तो प्यार है। और तुम्हें पता है ये टैटू बनवाते टाइम मुझे जरा सा भी दर्द नहीं हुआ, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए एक पागलपन फील हो रहा था। वो पागलपन जो आज से नहीं बहुत पहले से है। क्या तुम्हें मेरे लिए वो पागलपन फील नहीं होता? उसकी बात पर चेरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। इस वक्त वो मेंटली बहुत वीक फील कर रही थी। उसके होंठ भी फड़फड़ा रहे थे और वो दिव्यांश से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। वही दिव्यांश अब उसके चेहरे पर झुका और थोड़ी नाराजगी भरी आवाज में बोला, मुझे तो लगा था कि जब तुम ये टैटू देखोगी तो खुशी से मेरे सीने लग जाओगी और मुझे यहाँ पर किस करोगी, लेकिन ऐसा तो तुमने कुछ नहीं किया। उसकी बात पर चेरी अब रोती रोती मुस्कुराए और बोली, आई एम सो सॉरी एवोकाडो, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, पर आपको पता है ये टैटू देखकर मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूं। इतना खुश कि मैं आपको बता नहीं सकती, और रही किसकी बात तो इसे चूमने का मेरा कितना मन कर रहा है, ये भी मैं आपको नहीं बता सकती। ये बोलकर वो सच में दिव्यांश के सीने पर झुकी और उस टैटू के आसपास उसके सीने को चुमने लगी। दिव्यांश ने अपना लोअर लिप हल्का सा अंदर की तरफ दबा लिया, क्योंकि वो टैटू अभी बिल्कुल फ्रेश था तो उसे थोड़ा थोड़ा पेन फील भी हो रहा था। वही उसने चेरी के सिर के पीछे अपना हाथ भी रखा हुआ था। दिव्यांश ने उसके बालों को अब अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया और फिर उसके चेहरे को पीछे की तरफ खींचा तो चेरी की होठों से हल्की सी आह निकल गई और अब दिव्यांश उसके चेहरे पर झुका और अगले ही पल उसने चेरी को फ्रेंच किस करना शुरू कर दिया था। वो थोड़ा वाइल्ड होकर चेरी को किस कर रहा था तो चेरी को भी थोड़ा थोड़ा पेन फील होने लगा, लेकिन अब तक तो उस पेन की आदत हो चुकी थी तो उसने कुछ खास रिएक्ट नहीं दिया और वो भी दिव्यांश का साथ देने लगी। दिव्यांश कुछ पल उसे यूं ही किस करता रहा और फिर उसने चेरी के हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। चेरी के हाथ बुरी तरह से कांपने लगे क्योंकि उस पर कार्तिक का नाम लिखा हुआ था। वो जल्दी से बोली, आई एम सो सॉरी एवोकाडो, लेकिन मैं उस वक्त कुछ कर नहीं पाई। दिव्यांश तुरंत बोला, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है रेड, इट्स ओके। चेरी के चेहरे पर अजीब सी एक्सप्रेशंस आ गए क्योंकि दिव्यांश को कार्तिक के नाम से कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता था। वो तुरंत बोली, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या एवोकाडो, मेरा मतलब है। दिव्यांश अनजान बनते हुए बोला, प्रॉब्लम कैसी प्रॉब्लम? चेरी को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसका तो दिमाग घूमने लगा था। तभी दिव्यांश मुस्कुराया और बोला, पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुमने सोच भी कैसे लिया रेड कि मैं तुम्हारे हाथों पर किसी और का नाम बर्दाश्त करूंगा? अगर मुझे तुम्हारी रिंग फिंगर में किसी की पहनाई हुई रिंग बर्दाश्त नहीं तो तुम्हारे हाथों पर किसी का नाम कैसे बर्दाश्त होगा? चेरी के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए। दिव्यांश के चेहरे के एक्सप्रेशंस अब और भी ज्यादा डार्क हो गए थे और अब दिव्यांश आगे की तरफ आया और उसे लेकर वॉशरूम की तरफ जाने लगा। चेरी जल्दी से बोली, आप क्या कर रहे हैं एवोकाडो, आप मुझे वॉशरूम में क्यों लेकर जा रहे हैं? दिव्यांश तुरंत बोला, अभी समझ में आ जाएगा। ये बोलकर वो उसे वॉशरूम में लेकर आया और फिर उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में थामकर उन्हें वॉश बेसिन पर साफ करने लगा। चेरी जल्दी से बोली, ऐसे तो मेरी मेहंदी का रंग नहीं आएगा और सब लोग पूछेंगे एवोकाडो की। ये बोलते हुए वो एकदम से खामोश हो गई क्योंकि उसके हाथों की मेहंदी का रंग आना तो दूर की बात, रंग का वहां पर कोई नामो निशान ही नहीं था। वो असमंजस में पड़ गई थी, भला ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई मेहंदी लगाए और उसका जरा सा भी रंग ना आए? कम से कम हल्का ही सही, लेकिन रंग तो आ जाना चाहिए ना। लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा था जैसे उसने वो मेहंदी लगाई ही नहीं थी। वो मेहंदी जो उसके हाथों पर लगी थी वो शायद मेहंदी थी ही नहीं और उसके हाथों की तरफ देखते हुए दिव्यांश के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। चेरी शॉक्ड रह गई, मतलब ये सब कुछ भी दिव्यांश का प्लान था। हर एक चीज उसके हिसाब से ही हो रही थी और वो यूं ही इतनी टेंशन लिए जा रही थी कि पता नहीं कार्तिक का नाम उसके हाथ में देखकर दिव्यांश कैसे रिएक्ट करेगा। सच में वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी और दिव्यांश कितना मास्टरमाइंड। ये दिव्यांश अपने हर एक मूव में प्रूव कर देता था और चेरी बस उसकी तरफ देखते रह जाती थी और फिलहाल चेरी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। रावत मेंशन। दिव्यांश और चेरी दोनों इस वक्त वॉशरूम में थे और चेरी सामने मिरर में दिव्यांश की तरफ देख रही थी और सोच रही थी कि दिव्यांश अपने हर मूव में अच्छे से प्रूव कर देता था कि वो मास्टरमाइंड है और चेरी बस उसकी तरफ देखती रह जाती थी। दिव्यांश चेरी की तरफ देखते हुए बोला, अब चले। चेरी ने कुछ नहीं कहा और दिव्यांश उसे बाहर की तरफ ले आया। दिव्यांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, मन तो मेरा तुम्हें बहुत सारा प्यार करने को कर रहा है रेड, लेकिन फिलहाल हमें डिनर करना है और उसके बाद मुझे तुम्हारे हाथों में मेहंदी भी लगानी है।
दिव्यांश की बात पर चेरी हैरानी से बोली, आप मेरे हाथों पर मेहंदी लगाएंगे? दिव्यांश तुरंत बोला, क्यों नहीं लगा सकता। चेरी कुछ बोल ही नहीं पाई। दिव्यांश उसे लेकर अब सोफे पर बैठा और उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। दिव्यांश कभी कभी बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाता था, लेकिन फिर कभी अचानक ही जब वो इतना सॉफ्ट और इतना लवी डवी सा बन जाता था तो चेरी भी हैरान रह जाती थी। उसे भी कुछ कुछ होने लगता था। उसने भी दिव्यांश को अपने हाथों से खाना खिलाना शुरू किया और फिर कुछ ही देर में उनका खाना खत्म हो गया। खाना खत्म होने के बाद दिव्यांश चेरी को अपनी गोद में उठाकर ही बेड पर लेकर आया और फिर वहां साइड टेबल पर रखी हुई मेहंदी की कीप से उसके हाथ पर मेहंदी लगाने लगा। चेरी हंसते हुए बोली, रहने दीजिए एवोकाडो, आप ये मेहंदी नहीं लगा पाएंगे। आपको नहीं आता है ये सब कुछ, मैं खुद से कर लूंगी, जितना किया जाएगा उतना ही काफी है। अभी वो बोल ही रही थी कि दिव्यांश उसे घूर कर देखने लगा। चेरी चुप हो गई और दिव्यांश ने उसके हाथों पर मेहंदी लगानी शुरू कर दी। हाँ, वो एकदम परफेक्ट ब्राइडल मेहंदी तो नहीं लग रहा था, लेकिन जितने भी डिजाइन्स वो बना रहा था वो सच में काफी ज्यादा अच्छे थे और ये बात प्रूव कर रही थी कि दिव्यांश का माइंड बहुत ज्यादा क्रिएटिव है। चेरी उसकी तरफ देखते ही रह गई और दिव्यांश ने उसके दोनों हाथों पर अच्छे से मेहंदी लगा दी थी और अपना नाम भी लिख दिया था। जैसे ही चेरी ने अपने हाथ में लिखा हुआ दिव्यांश का नाम देखा, उसकी सांसें हलक में अटकने लगी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कल कार्तिक को क्या कहेगी। वैसे तो कार्तिक ने उसके हाथ पर लगी हुई मेहंदी भी देख ली थी और उस मेहंदी में लिखा हुआ अपना नाम भी, लेकिन अगर उसने एक बार फिर से चेरी के हाथ पर अपना नाम देखना चाहा तो वो उसे क्या कहकर रोकेगी। अभी उसे समझ नहीं आ रहा था और वही दिव्यांश ने उसकी मेहंदी को अब लास्ट फिनिशर देते हुए कहा, अब हुआ ये एकदम परफेक्ट। ये बोलते हुए उसने अपने नाम के साथ छोटा सा हार्ट भी बना दिया था। चेरी हंसने लगी और दिव्यांश अपनी गहरी नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा। दिव्यांश की नज़रें खुद पर महसूस कर चेरी ने हंसना बंद किया। दिव्यांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, वैसे ये मेहंदी बहुत ठंडी ठंडी होती है ना? चेरी मुस्कुराए और बोली, हाँ ये बहुत ठंडी होती है। दिव्यांश उसके ऊपर झुका और बोला, सोचो अगर ये मेहंदी मैं तुम्हें इस तरीके से लगाऊं कि तुम्हें ठंड की जगह हॉटनेस फील होने लगे तो। उसकी बात सुनकर चेरी भी हैरान रह गई थी और फिर दूसरे ही पल उसे समझ में आया कि दिव्यांश आखिर कहना क्या चाहता है। वो तुरंत बोली, ओह प्लीज एवोकाडो, नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये सच में बहुत ठंडी ठंडी सेंसेशन देती है और वहां पर मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अभी वो बोल ही रही थी और दिव्यांश के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई थी। वो तुरंत बोला, थोड़ी सी मेहंदी लगाना तो बनता है ना? ये बोलते हुए उसने उस कीप को ऊपर की तरफ उठाया और फिर हल्का सा दबाया तो कीप से मेहंदी उसके हाथ में गिरने लगी और फिर दिव्यांश ने उस कीप को वापस साइड टेबल पर फेंक दिया। चेरी ने अपने लोअर लिप को हल्का सा अंदर की तरफ दबा लिया था, क्योंकि वो जानती थी कि अब दिव्यांश जो करेगा वो सच में उसे एक अलग ही फीलिंग देगा। उसके रोंगटे तो अभी से खड़े होने लगे थे और अब दिव्यांश ने उसके पैर पर अपना पैर रखा, उसके घुटने पर अपना घुटना रखा और फिर अपना हाथ उसके लहंगे के अंदर लेकर जाने लगा। चेरी का बदन अंगड़ाया लेने लगा और वो कसम साने लगी। उसने अपने हाथ बेडशीट पर पूरी तरह से कस दिए थे और अब उसे गीली गीली मेहंदी अपनी लोअर बॉडी पर फील हो रही थी। एक पल के लिए तो जैसे उसकी हार्ट बीट स्किप ही हो गई और उसने अपना एक हाथ दिव्यांश की चेस्ट पर रख दिया था। दिव्यांश ने हल्की सी आह भरी, क्योंकि उसे भी अपने टैटू पर थोड़ा सा पेन हो रहा था। चेरी गहरी गहरी सिसकियां लेते हुए बोली, प्लीज एवोकाडो बस कीजिए ना, सच में मेरी जान निकल रही है। उफ उफ। दिव्यांश अपना हाथ उसकी बॉडी पर रगड़ते हुए मुस्कुरा रहा था और उसकी उन सिसकियों को पूरी तरह से एंजॉय कर रहा था। तकरीबन 20-25 मिनट वो यूं ही अपना हाथ चेरी की बॉडी पर रगड़ता रहा और फिर अचानक ही चेरी की बॉडी एकदम से अकड़ गई और उसके पैर बिस्तर पर कस गए। उसी वक्त दिव्यांश को अपने हाथ पर वेटनेस फील हुई और उसने अपना हाथ बाहर की तरफ निकाल लिया। चेरी अभी भी गहरी गहरी सांसें ले रही थी, वो अभी भी नॉर्मल नहीं हुई थी। दिव्यांश उसकी हालत पर हंसा और बोला, बहुत कम स्टेमिना है तुम्हारा रेड, बट डोंट वरी, धीरे धीरे मैं इसे अच्छे से बढ़ा दूंगा। वेल अब जाओ और जाकर खुद को वॉश कर लो। उसकी बात पर चेरी उसे घूरते हुए देख रही थी। वो मुंह बनाते हुए बोली, मैं खुद को क्लीन कैसे कर सकती हूँ एवोकाडो, अगर मैं खुद को क्लीन करूंगी तो मेरे पूरे हाथ मुझे धोने पड़ जाएंगे। अभी तक मेरे हाथ अच्छे से सूखे भी नहीं है और आपने ये जो हरकत की है उसके बाद तो मेरी मेहंदी भी खराब हो गई है। अगर इसे पूरा निकाल दूंगी तो रंग बिल्कुल नहीं आएगा। दिव्यांश मुस्कुराए और बोला, अगर तुम चाहो तो मैं इसे क्लीन कर सकता हूँ। चेरी का चेहरा शर्म से लाल होने लगा।
उसने अपनी नजरें झुका ली थी और अब दिव्यांश नीचे की तरफ झुका। अगले ही पल उसने चेरी का लहंगा उसके बदन से अलग कर दिया था। उसने साइड टेबल से वेट नैपकिन निकाला और फिर चेरी की लोअर बॉडी को क्लीन करने लगा। चेरी अब और भी ज्यादा शर्मा रही थी। उसकी और भी ज्यादा जान निकल रही थी और उसे यूं देखते हुए दिव्यांश को एक अलग ही लेवल का प्लेजर फील हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ ध्रुवांश सबके जाने के बाद अपना चेहरा इधर उधर घुमाते हुए मिश्री को ढूंढ रहा था। सभी गेस्ट वहां से जा चुके थे और ऑलमोस्ट फैमिली मेंबर भी अंदर जा चुके थे, जिनमें रवि और व्योम था। लेकिन धरा जो अपने रूम में जाने वाली थी, उसकी नज़र जब बाहर खड़े ध्रुवांश पर गई तो वो बाहर की तरफ आए और उसे देखते हुए बोली, किसे ढूंढ रहे हो तुम? ध्रुवांश तुरंत बोला, उस छिपकली को जो मुझे पूरे घर में कहीं नजर नहीं आए लेकिन बाहर भी कहीं नजर नहीं आ रही है। धरा उसकी बात पूरी करते हुए बोली, और कहीं नजर भी नहीं आएगी क्योंकि वो अपने घर जा चुकी है। ध्रुवांश की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। धरा व्यंग्य से मुस्कुराए और बोली, जैसे तुम्हारा घर है वैसे उसका भी घर है। जैसे तुम पूरा दिन इधर उधर आवारा गर्दी करने के बाद रात को अपने घर लौट ही आते हो, वैसे वो भी बेचारी पूरा दिन मेहनत करने के बाद रात को अपने घर चली गई है। ध्रुवांश गुस्से से मुंह बनाने लगा। वो तुरंत बोला, वो आपको मेहनत करने वाली लगती है? सीरियसली मॉम, आपको पता नहीं है वो लड़की कितनी बड़ी फ्रॉड है? अभी वो बोल ही रहा था कि धरा ने अपना हाथ दिखाकर उसे चुप करवा दिया और बोली, रहने दो, बेशक से वो जैसी भी हो लेकिन तुमसे तो बेटर है। जाओ और जाकर सो जाओ, कल को तुम्हें कॉलेज भी जाना है या फिर पढ़ाई से रिश्ता तोड़ दिया है तुमने? ध्रुवांश गुस्से से बोला, आपको तो बस मुझे डांटना आता है। मेरी बात तो कभी आप सुनते ही नहीं हो, लेकिन मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको मॉम, आप उस लड़की पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो लड़की आपके विश्वास के लायक नहीं है। और रही बात कॉलेज की, तो कॉलेज तो वो लड़की भी आएगी ना। यहाँ पर तो मैं उसे कुछ नहीं कह सका, लेकिन कल कॉलेज में मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। धरा गुस्से से बोली, खबरदार अगर तुमने उससे कुछ भी कहा ध्रुवांश, उसका तो पता नहीं लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे डैड से कह दूंगी वसीयत बनाने को और रावी और दिव्यांश को 50-50 देकर तुम्हें सीधा इस घर से निकाल दूंगी। ध्रुवांश गुस्से से बोला, उस लड़की के लिए आप मेरे साथ ऐसा करेगी? धरा भी एटीट्यूड से बोली, धरा व्योम रावत हूं मैं, आई कैन डू एवरीथिंग, यू नो ना। उसकी ये बात सुनकर ध्रुवांश का गुस्सा मिश्री के लिए और भी ज्यादा बढ़ चुका था। रावत मेंशन। दिव्यांश और चेरी दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए सो रहे थे और तभी रूम का दरवाजा नॉक हुआ। चेरी की आंखें एकदम से खुली और वो हड़बड़ाकर अपनी जगह पर उठकर बैठ गई। उसकी धड़कनें इस वक्त बहुत ज्यादा तेज चल रही थी। वो दिव्यांश के रूम में थी और अगर किसी ने उसे इस तरह से यहाँ देख लिया तो कितना अजीब लगेगा, ये सोचकर उसे टेंशन हो रही थी। हालांकि ऑलमोस्ट सब लोग उनके बारे में जानते थे, लेकिन शर्म लिहाज नाम की भी तो कोई चीज़ होती है ना, जो चेरी के लिए तो बहुत ज्यादा थी लेकिन दिव्यांश के लिए तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि दरवाजा नॉक होने की आवाज़ सुनकर उसकी भी आंखें खुल गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी, कोई हिचकिचाहट नहीं थी। चेरी उसकी तरफ देखते हुए बोली, बाहर से कोई दरवाजा नॉक कर रहा है एवोकाडो, अब हम क्या करें? दिव्यांश ने उसे टेढ़ी सी नजरों से देखा और बोला, क्या करना चाहिए? दरवाजा खोलना चाहिए रेड, इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? चेरी की हार्ट बीट जैसे एक पल के लिए स्किप हो गई। वो जल्दी से बोली, नहीं प्लीज दरवाजा मत खोलिएगा, अगर स्ट्रॉबेरी हुई तो। दिव्यांश ऊपर की तरफ उठा और फिर उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसने चेरी को अपनी तरफ खींच लिया। चेरी इस वक्त पूरी तरह से नेक्ड थी। कल उन दोनों के बीच एक बार फिर से इंटिमेसी हुई थी, जिसके बाद दिव्यांश ने उसे कपड़े पहनने ही नहीं दिए। दिव्यांश उसके चेहरे पर झुककर बोला, फिर क्या हुआ? अगर स्ट्रॉबेरी होगी भी तो क्या उन्हें हमारे बारे में नहीं पता? चेरी मासूमियत से बोली, पता है लेकिन मुझे अजीब लगेगा। मैं एक काम करती हूँ, आपके वॉशरूम में जाती हूँ, वहाँ छुप जाती हूँ, फिर आप दरवाजा खोलना। अभी वो बोल ही रही थी कि दिव्यांश अपने कैबिनेट की तरफ गया। उसने वहां से एक लॉन्ग टी शर्ट निकाली और फिर चेरी के पास आकर उसे पहनाने लगा। चेरी बिस्तर से उठी और फिर वॉशरूम की तरफ जाने लगी, लेकिन दिव्यांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। इस वक्त जहां चेरी एक लॉन्ग टी शर्ट में थी, वहां दिव्यांश खुद सिर्फ एक लोअर में था और अब वो चेरी को अपने साथ लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चेरी हैरानी से उसे देख रही थी और दिव्यांश ने उसे अपने सामने खड़ा किया और फिर पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। तभी दरवाजा सेंसर से खुला और सामने खड़ी धरा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन दोनों की तरफ देखा। चेरी को बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था।
वही धरा को लगा शायद चेरी अब तक अपने रूम में जा चुकी होगी क्योंकि आज उन दोनों की हल्दी थी, लेकिन चेरी अभी भी वही थी तो वो जल्दी से बोली, इट्स ओके, मैं बाद में आती हूँ। ये बोलकर वो जैसे ही वहां से जाने लगी, दिव्यांश तुरंत बोला, येस एग्जैक्टली मॉम, इट्स ओके, आप बताएं आपको क्या कहना था। धरा के कदम रुक गए और वो बोली, कुछ खास नहीं, बस इतना ही, 1 घंटे बाद हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है, मेहमान आने वाले हैं, निहारिका की फैमिली और कार्तिक की फैमिली भी हल्दी में शामिल होने वाली है, तो प्लीज तुम दोनों रेडी हो जाओ। चेरी जल्दी से बोली, हाँ मैं रेडी हो ही रही थी स्ट्रॉबेरी, वापस मैं 5 मिनट के लिए एवोकाडो के रूम में आई थी। उसकी बात का धरा कोई जवाब देती उससे पहले ही दिव्यांश बोला, सीरियसली रेड, कितनी झूठी हो तुम, कल रात से तुम मेरे साथ हो और तुम कह रही हो कि तुम बस 5 मिनट पहले आई हो। चेरी के चेहरे का रंग उड़ गया। धरा जल्दी से बोली, तुम दोनों डिसाइड कर लो 5 मिनट पहले कौन आया और पूरी रात यहाँ पर कौन था, मुझे और भी बहुत काम है। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई। उसके जाने के बाद दिव्यांश ने हल्का सा दरवाजे को टच किया तो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। चेरी अब उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या करते हैं आप एवोकाडो, क्या जरूरत थी आपको स्ट्रॉबेरी के सामने ये सब कुछ बोलने की, सच में ना आप बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। अभी वो बोल ही रही थी कि देवांश उसके चेहरे पर झुका और बोला, टॉक्सिसिटी का ब्रांड एम्बेसडर है दिव्यांश रावत, इसके आगे कुछ कहना है तुम्हें। चेरी अब बिल्कुल खामोश हो गई क्योंकि दिव्यांश से बहस करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता था। वो अब धीमे से बोली, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, हल्दी के लिए रेडी होना है। दिव्यांश ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींचकर बोला, कल मेहंदी से पहले हमने एक सेशन लिया था, अब एक सेशन हल्दी से पहले हो जाए, ओनली 1 राउंड। उसकी बात पर चेरी ने तुरंत उसके सीने पर अपना हाथ रखे और बोली, आप पागल हो गए हैं क्या एवोकाडो, आप जानते भी हैं एक राउंड का मतलब क्या है, ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे और इतना टाइम नहीं है हमारे पास, प्लीज मुझे जाने दीजिए ना एवोकाडो प्लीज। दिव्यांश ने उसकी रिक्वेस्ट सुनते हुए उसकी कमर पर से अपना हाथ हटा दिया। चेरी हल्का सा मुस्कुराई और फिर वहां से जाने लगी, लेकिन फिर अचानक ही रुकी और दिव्यांश की तरफ पलटकर बोली, वैसे हल्दी तो हम दोनों की है एवोकाडो, और फिर इसके बाद शादी भी होगी। एंगेजमेंट की रस्म आपने मेरे साथ की, कल मेहंदी की रस्म भी लगभग से आपने मेरे साथ ही की, और अब मुझे कन्फर्म है कि हल्दी की रस्म भी आप मेरे साथ ही करेंगे। क्या ऐसा शादी के वक्त भी होगा, शादी भी आप मुझसे करने वाले हैं क्या। उसके सवाल पर दिव्यांश बस उसकी तरफ देख रहा था। अब तक उसने चेरी को कोई जवाब नहीं दिया था। चेरी ने अब व्यंग्य से मुस्कुराकर कहा, मैं भी किससे सवाल कर रही हूँ, अगर आपके पास इन बातों का जवाब होता तो शायद आप इतना सब कुछ करते ही नहीं एवोकाडो, बट इट्स ओके, जैसे आपको ठीक लगे आप कर लीजिएगा, मेरा क्या है, मैं तो आपकी बात मान ही लूंगी। ये बोलकर वो दरवाजे से बाहर चली गई और दिव्यांश अपनी गहरी नजरों से बस उसे जाते देखता रहा। धरा वापस नीचे हॉल में आए और इधर उधर टहलते हुए बोली, पता नहीं इन दोनों का क्या ही होगा, अरे तो दोनों एक दूसरे के साथ रहे, लेकिन ये शादी का झंझट, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर दिव्यांश के दिमाग में चल क्या रहा है, पर जो भी चल रहा है वो बस चेरी को हट न करे। ये बोलते हुए वो एकदम से रुक गई और फिर ऊपर ध्रुवांश के रूम की तरफ देखते हुए बोली, हद से याद आया, मेरी लाइफ का थर्ड और आई होप सो लास्ट टॉक्सिक इंसान अभी नींद से उठा या नहीं। ये बोलते हुए वो बस यही दुआ कर रही थी कि अगर दिव्यांश और चेरी की शादी हो और उसके बाद वो दादी बने तो उसके पोता पोती ना व्योम पर जाए ना दिव्यांश पर। इतना ही नहीं, उन्हें धरा पर भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि धरा भी व्योम के साथ रहते रहते काफी हद तक टॉक्सिक हो गई है, इसलिए वो बच्चे सिर्फ चेरी पर जाएं। वो अब जल्दी से सीढ़ियां उतरते हुए ध्रुवांश के रूम में आई। ध्रुवांश जो आराम से बेड पर सोया हुआ था, अचानक ही उस पर पानी आकर गिरा तो वो लगभग से चिल्लाते हुए अपनी जगह पर उठकर बैठा। उसने अपनी आंखों को खोला और सामने धरा को अपने हाथ में पानी का खाली गिलास लिए हुए देखकर उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। वो चिढ़ते हुए बोला, ये उठाने का कौन सा तरीका है मॉम। धरा मुंह बनाते हुए बोली, नॉर्मल तरीके से नॉर्मल इंसानों को उठाया जाता है, तुम्हारे लिए मुझे यही तरीका बेस्ट लगा। आप जल्दी से उठो और अपने भाई और चेरी की हल्दी के लिए जल्दी से रेडी हो जाओ। ध्रुवांश हैरानी से बोला, लेकिन मुझे कॉलेज जाना है। धरा के चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल आ गई। वो उसके सामने बैठी और बोली, ओह रियली, कॉलेज जाकर क्या करना है, तुम कौन सा टॉप करने वाले हो, करनी तो तुम्हें वहां जाकर आवारागर्दी है। एक मिनट, कहीं तुम्हारे कॉलेज जाने का रीजन आज मिश्री तो नहीं है, क्योंकि पहले तो मैंने तुम्हें कभी कॉलेज के लिए इतना बेताब होते हुए नहीं देखा। ध्रुवांश डेविल स्माइल के साथ बोला, अगर एक माँ अपने बच्चे को नहीं जानेगी तो और कौन जानेगा।
धरा भी तिरछा मुस्कुराए और बोली, मुझे नहीं पता वो माँ कौन सी होती है जो अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करती है, क्योंकि यहाँ तो मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश की धज्जियाँ उड़ाने वाली हूँ। चुपचाप हल्दी के लिए तैयार हो जाओ, वरना तुम इस घर से कॉलेज के लिए बाहर तो निकलोगे पर बाहर से वापस अंदर नहीं आओगे, और हाँ, जाने से पहले अपने लिए कैब बुक कर लेना क्योंकि गाड़ी तो तुम्हें नहीं मिलेगी। उसकी बात पर ध्रुवांश के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा था। धरा एक बार फिर से मुस्कुराती हुई बोली, और अगर अब तुम्हारे दिमाग से कॉलेज जाने का प्लान आउट हो गया हो तो जल्दी उठो और अच्छे से रेडी हो जाओ। तुम्हारे लिए येलो कलर का कुर्ता पजामा मैंने ऑलरेडी बनवा रखा है, उसमें बड़े ही मस्त लगोगे तुम। ये बोलकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई, लेकिन फिर अचानक ही रुकी और उसकी तरफ पलट कर देखते हुए बोली, वैसे जिसके लिए तुम कॉलेज जा रहे हो उसके लिए तुम्हें कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो खुद आधे घंटे में हमारे घर पहुंचने वाली है। अब वो मेरी केयर टेकर है तो उसे मुझ पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। हाँ, वो बात अलग है, जितना ध्यान वो मुझ पर नहीं देती उससे ज्यादा तो दूसरों का ध्यान उस पर है। ये बोलते हुए उसकी बातों का तंज ध्रुवांश को साफ पता चल रहा था। धरा अब मुस्कुराते हुए वहां से चली गई और ध्रुवांश चेहरे पर डेविल स्माइल लिए बोला, चलो कॉलेज ना सही, रावत मेंशन ही सही, लेकिन हिसाब तो मैं तुमसे बराबर करके रहूंगा। अब तो बस मुझे तुम्हारे आने का इंतजार है, तब तक मैं भी तुम्हारे लिए रेडी हो जाऊं। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर इंटेंस स्माइल थी जो साफ बता रही थी कि उसके दिमाग में काफी खतरनाक चल रहा है। रावत मेंशन। ध्रुवांश के रूम से बाहर निकलने के बाद धरा अब सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ आ रही थी। तभी उसकी नज़र रावी पर गई जो अपने रूम से बाहर निकलकर दरवाजे की तरफ जा रही थी। उसके हाथ में उसका कॉलेज बैग था और वो फ़ोन पर किसी से चैट कर रही थी। धरा ने जल्दी से उसे रोका और बोली, रावी 1 मिनट रुको। उसकी आवाज़ सुनकर रावी के कदम रुक गए। उसने धरा की तरफ हैरानी से देखा। वो जल्दी से बोली, मेरा ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं है मोम, प्लीज़ मुझे रोकिएगा मत, मुझे जल्दी जाना है। धरा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और फिर उसके पास आकर उसके माथे पर अपनी उंगली से टाइप करते हुए बोली, दिमाग कहाँ है तुम्हारा? रावी मुंह बनाते हुए बोली, अब मैंने क्या कर दिया? धरा झट से बोली, तुम्हें पता है आज क्या है? रावी चेहरे पर अजीब सी एक्सप्रेशंस आ गए, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो ये तो भूल ही गई थी कि आज चेरी और दिव्यांश की हल्दी होने वाली है। ऐसे में वो कॉलेज कैसे जा सकती है, लेकिन अभिमन्यु का मैसेज पढ़कर उसे और कुछ दिमाग में आया ही नहीं। अभी 20 मिनट पहले ही अभिमन्यु का मैसेज आया था कि अगर वो 11 बजे से पहले पहले कॉलेज नहीं पहुंची तो वो रावत मेंशन बारात लेकर पहुंच जाएगा। उस मैसेज को पढ़कर उसके होश उड़े हुए थे। उसने आज ढंग से शावर भी नहीं लिया और तुरंत रेडी होकर कॉलेज के लिए निकल गई थी। उसके एक्सप्रेशंस देखकर धरा तुरंत बोली, क्या बात है, आजकल कुछ ज्यादा ही खोई खोई रहने लगी हो तुम। तुम्हें इतना भी नहीं समझ में आ रहा कि घर पर क्या चल रहा है और क्या नहीं? अपने ही भाई की हल्दी छोड़कर तुम कॉलेज जा रही हो? सीरियसली रावी, तुम्हें पढ़ाई से इतना लगाव कब से होने लगा? कहीं ऐसा तो नहीं कॉलेज में कुछ और है जिसके लिए तुम अपने भाई की हल्दी तक स्किप कर रही हो? उसकी बात से अब रावी के होश और भी ज्यादा उड़ गए। वो जल्दी से बोली, ऐसा कुछ नहीं है मोम, आप गलत समझ रही है। मेरा कॉलेज जाने का ऐसा कोई इरादा नहीं है। वो तो अब कुछ ही दिनों में मेरे एग्जाम आने वाले हैं तो मैं बस स्टडीज़ के लिए थोड़ा सीरियस हो रही थी। उसे यूं अटकते हुए देख और उसके चेहरे पर परेशानी झलकती हुए देख धरा बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी उसे प्रॉब्लम क्या होगी। जरूर अभिमन्यु से रिलेटेड ही कुछ होगा, लेकिन फिलहाल उसे अभिमन्यु से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर अभिमन्यु व्योम की पसंद है तो वो कर भी क्या सकती है? यहाँ तो खुद व्योम भी उसकी पसंद नहीं था, लेकिन वो क्या ही कर पाए? कुछ भी नहीं। और अब रावी के मामले में भी वो क्या कर सकती थी? उसे बस अभिमन्यु और रावी की एज डिफरेंस से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, अदरवाइज तो उसे खुद भी अभिमन्यु पसंद था। रावी उसकी तरफ देखते हुए बोली, मॉम क्या मैं कॉलेज जा सकती हूँ? आई नो मेरा ये हल्दी की फंक्शन अटेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मेरे कॉलेज के लेक्चरर्स अटेंड करना भी बहुत ज़्यादा। अभी वो बोल ही रही थी कि पीछे से अभिमन्यु की आवाज़ आई, इट्स ओके रावी, तुम्हें इतनी ज़्यादा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि तुम अपने लेक्चरर्स के लिए अपने भाई की हल्दी को स्किप करो, इट्स ऑल ओके। उसकी आवाज़ सुनकर ही रावी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो तुरंत अभिमन्यु की तरफ घूम गई। अभिमन्यु को देखते हुए अब उसकी सांसों ने थोड़ा गहरा होना शुरू कर दिया था। वही अभिमन्यु आगे की तरफ आया और बोला, आप तो जानती हैं ना मिसेज रावत की मैं रावी का प्रोफेसर भी हूँ। धरा मुस्कुराए और बोली, मैं तो इसके आगे भी बहुत कुछ जानती हूँ। अभिमन्यु के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। रावी को छोड़कर यहाँ बाकी सबका अच्छा खासा दिमाग चलता था।
धरा मुस्कुराए और बोली, वैसे सुबह सुबह आपको देखकर खुशी भी हो रही है लेकिन थोड़ी सी हैरानी भी हो रही है। क्या बताएंगे कि आप सुबह सुबह यहाँ पर कैसे? अभिमन्यु भी मुस्कुराया और बोला, वो एक्चुअली मैं यहाँ पर बारात। अभी वो बोल ही रहा था कि रावी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसे लगभग से खींचते हुए बाहर दरवाजे की तरफ ले गई। धरा हैरानी से उन दोनों की तरफ देख रही थी। रावी गुस्से से अभिमन्यु से कुछ बोलने लगी लेकिन तभी उसकी नज़र धरा पर गई। एक पल के लिए वो बिल्कुल चुप हो गई और फिर हल्का सा मुस्कुराकर उसने अभिमन्यु की तरफ देखा और फिर अपने कदमों पर ऊपर की तरफ उठकर बोली, आप पागल हो गए हैं क्या मिस्टर देवल खुराना? क्यों आप मेरी लंका लगाने पर तुले हुए हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आपको मुझे परेशान करते हुए ज़रा सी भी शर्म नहीं आती है क्या? पहले तो आप सिर्फ मुझे परेशान करते थे लेकिन अब तो आप मेरी जान निकालने पर आ गए हैं। ऐसे कोई बारात लेकर आता है क्या? अभिमन्यु मुस्कुराया और बोला, लेकिन बारात लेकर आना जरूरी था रावी। रावी गुस्से से बोली, यहाँ मेरे भाई की हल्दी हो रही है और आप अपनी बारात लेकर कहाँ घुसे चले आ रहे हैं? अगर आपको मुझसे शादी करनी है तो 4-5 साल बाद आराम से कर लीजिएगा ना, अभी क्या जान निकल रही है आपकी? अभिमन्यु उसकी बातों पर हंस रहा था। रावी गुस्से से बोली, ज्यादा दांत मत निकालिए, अपनी मॉम की वजह से चुप हूं वरना अब तक तो मैं आपके दांत तोड़ चुकी होती। अभिमन्यु उसके चेहरे पर झुका और बड़ी इंटेंस वॉइस में बोला, ओह सीरियसली तुम मेरे दांत तोड़ोगी? उसका वो गुस्से वाला रूप देखकर रावी अब जल्दी से बोली, सॉरी सॉरी गलती हो गई, गलती से मुंह से निकल गया। एक तो पता नहीं गलती से मेरे मुंह से क्या क्या निकलता रहता है। अभिमन्यु तुरंत बोला, किस तो नहीं निकलती, कभी तुमने मुझे गलती से किस तो नहीं किया? रावी दबी हुई आवाज में बोली, चुप हो जाए मिस्टर देवल खुराना। आपको पता नहीं है मेरी मॉम के कान कितने लंबे हैं? वो तो 5 किलोमीटर दूर से भी हमारी बातें सुन ले, यहाँ तो 5 कदमों का भी फैसला नहीं। खबरदार अगर आपने अब ऐसा वैसा कुछ कहा चुपचाप अपनी बारात लेकर यहाँ से वापस निकल जाए वरना मैं आपकी बारात में जितने भी लोग हैं ना सबकी टांगे तोड़ दूंगी। अभिमन्यु के चेहरे पर अब एक बार फिर से तिरछी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक कार्ड ऊपर की तरफ उठाया और बोला, तुम्हें इसकी टांगे नजर आ रही है क्या? सी। रावी ने हैरानी से उस कार्ड की तरफ देखा जो काफी बड़ा था और उस पर बड़े बड़े गोल्डन फॉन्ट्स में लिखा हुआ था, द बारात। रावी की आंखें बड़ी हो गई। अभिमन्यु उसकी तरफ देखते हुए बोला, एक्चुअली मैं और मिस्टर रावत एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। हम दोनों ने एक खूबसूरत सा डेस्टिनेशन वेडिंग रिजॉर्ट प्लान किया है जिसका नाम होने वाला है द बारात, और उसी के सिलसिले में आज मेरी मिस्टर रावत के साथ छोटी सी मीटिंग है। ऑफिस तो वो नहीं आ सकते हैं तो उन्होंने ये मीटिंग घर पर ही फिक्स की है। क्या आप अपने डैड को इन्फॉर्म कर देंगे या मुझे बता देंगे कि मुझे उनसे मीटिंग करने के लिए कहाँ जाना है? रावी के तो हाथ पैर ढीले पड़ चुके थे। वो बारात का मतलब क्या समझ रही थी और सच में बारात का मतलब क्या था ये जानकर उसका पोपट हो चुका था। वो गुस्से से मुंह बनाते हुए अभिमन्यु की तरफ देख रही थी और अभिमन्यु को उस पर हंसी आ रही थी लेकिन सामने धरा खड़ी थी तो उसने खुद को कंट्रोल किया हुआ था। वही धरा अब आगे की तरफ आए और बोली, आप मुझे बताएं मिस्टर खुराना आपको क्या चाहिए, मैं आपको हेल्प करती हूँ। इसके आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही व्योम सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आया और बोला, हेलो मिस्टर खुराना, मुझे आपका इंतजार था। आए आप अंदर आइए, हम स्टडी रूम में चलकर बात करते हैं। रावी ने एक नज़र अपने डैड की तरफ देखा। वो और किसी से क्या कहे, यहाँ तो उसके डैड खुद उसके दुश्मन से पार्टनरशिप करे बैठे थे, दुश्मन दिल का भी और दिमाग का भी। अब उसने दोबारा मुंह बनाते हुए अभिमन्यु की तरफ देखा और अभिमन्यु मुस्कुराते हुए व्योम की तरफ बढ़ गया। वो दोनों अब स्टडी रूम में जा चुके थे और धरा की नज़रें रावी पर थी। रावी मुंह बनाते हुए बोली, ये इंसान मेरी जान लेने में कोई कमी नहीं छोड़ता। धरा हल्का सा उसके चेहरे पर झुकी और बोली, टॉक्सिक लोग ऐसे ही होते हैं। रावी तुरंत बोली, टॉक्सिक कहा तो क्या कहा मोम, ये तो टॉक्सिसिटी की हर हद पार करता है। आप जानते नहीं है इस इंसान को, मेरा कभी कभी तो मन करता है कि मैं इसे कद्दू की तरह कसकर रख दूं लेकिन कभी कभी सोचती हूँ कि जैसा भी है तो मेरा ही। ये बोलते हुए वो मुस्कुराए और धरा उसे टेढ़ी नज़रों से देखने लगी तो रावी को अब जाकर होश आया कि वो कब से क्या बकवास कर रही है। वो जल्दी से बोली, मॉम बहुत अच्छी बात है कि आपने मुझे याद दिला दिया कि आज मेरे भाई की हल्दी है तो मैं कॉलेज क्यों जाऊंगी, भाड़ में गए एग्जाम और भाड़ में गए लेक्चर, मुझे तो मेरे भाई की और चेरी की हल्दी एंजॉय करनी है। उन दोनों को अच्छे से हल्दी लगानी है। वैसे तो उन दोनों के पार्टनर अलग अलग है लेकिन मुझे तो उन दोनों की हल्दी सेलिब्रेट करनी है ना। तो मैं जा रही हूँ अपने रूम में रेडी होने,
मैंने ये क्या टॉप और स्कर्ट पहना हुआ है, मुझे येलो कलर की साड़ी पहननी है और उस पर डायमंड वाली वेस्ट चेन भी। ये बोलकर वो जल्दी से अपने रूम में भाग गई थी और धरा को उस पर अब हंसी आ रही थी। सच में रावी का भी कोई जवाब नहीं था। वहीं दूसरी तरफ दिव्यांश और चेरी हल्दी के लिए रेडी हो चुके थे और ध्रुवांश भी। तकरीबन आधे घंटे में ही सब लोग बाहर गार्डन एरिया में इकट्ठे हो चुके थे और निहारिका और कार्तिक की फैमिली भी वहां पर आ गई थी। उन दोनों की फैमिली के अलावा वहां पर बस कुछ खास मेहमान ही थे और निहारिका फिलहाल वहां पर अकेली थी और चेरी को कार्तिक के साथ बिठाया गया था। सबको दिव्यांश का इंतजार था ताकि दिव्यांश आए और हल्दी की रस्म को शुरू किया जा सके। मिसेज अवस्थी धरा की तरफ देखते हुए बोली, दिव्यांश को आने में और कितना टाइम लगेगा मिसेज रावत, हल्दी की रस्म के लिए देरी हो रही है। तभी पीछे से दिव्यांश की आवाज गूंजी, अगर आपको दिव्यांश रावत का इंतजार करना इतना बुरा लग रहा है तो आप उसका इंतजार कर ही क्यों रही है। आप अपने बेटे के साथ हल्दी की रस्म शुरू कीजिए क्योंकि दिव्यांश रावत लोगों के हिसाब से नहीं चलता। उसकी बात सुनते हुए सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे और दिव्यांश की नजरें अब चेरी पर थी जो खुद में सिमट कर बैठी थी। रावत मेंशन। दिव्यांश आगे की तरफ आया तो मिसेज अवस्थी उसकी तरफ देखते हुए बोली, ये क्या बात हुई दिव्यांश बेटा, मैं यहाँ पर आपका इंतजार कर रही हूँ और आप मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। दिव्यांश तुरंत बोला, मैं ऐसा ही हूँ, अगर मेरी बातें आपको बदतमीजी लगती है तो वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और क्या नहीं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और बेहतर होगा आप मेरे साथ बहस करने के अलावा बाकी की चीजों पर ध्यान दें। कार्तिक तुरंत बोला, तुम मेरी मॉम के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकते। दिव्यांश छत से बोला, तो अपनी मॉम को कहो कि वो मुझसे बात करे ही ना, यहाँ पर उन्हें किसी ने मेरा इंतजार करने के लिए नहीं कहा, मेरा इंतजार अगर लोग करते हैं तो वो उनकी मर्जी होती है। दिव्यांश रावत किसी को मजबूर नहीं करता लेकिन लोगों की मजबूरी होती है उसका इंतजार करना। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एटीट्यूड साफ झलक रहा था और उन दोनों के बीच बढ़ती हुई गर्मी देखकर चेरी को अब और भी ज्यादा डर लगने लगा था, लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी क्योंकि अगर वो कुछ बोलती तो दिव्यांश की तरफ से बोलने पर कार्तिक को बुरा लगता और अगर कार्तिक की तरफ से कुछ बोलती तो दिव्यांश तो पता ही नहीं क्या करता। इसलिए वो चुपचाप वहीं पर बैठी रही और तभी धरा जल्दी से उन दोनों के बीच आकर बोली, इट्स ओके कार्तिक बेटा, प्लीज आप दिव्यांश की बातों का बुरा मत मानिए। हम ये सब कुछ छोड़कर हल्दी की रस्म शुरू करते हैं क्योंकि हर रस्म का एक अच्छा मुहूर्त होता है और अगर वो रस्म मुहूर्त रहते ही हो जाए तो सब अच्छा ही होता है। उसकी बात पर अब चेरी ने हल्की सी एक राहत की सांस ली। वही धरा भी चेरी की तरफ ही देख रही थी। उसे भी सबसे ज्यादा चेरी के लिए ही बुरा लग रहा था। मिसेज अवस्थी धरा की तरफ देखते हुए बोली, हम बस चेरी को जल्दी से जल्दी अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, उसके बाद कहाँ रोज मिलना होगा और कहाँ किसी से बहस होगी। खैर ये सब कुछ छोड़कर हम रस्म पर ही ध्यान देते हैं। ये बोलकर उन्होंने अब चेरी की तरफ देखा। कार्तिक अभी भी दिव्यांश को गहरी नजरों से देख रहा था और दिव्यांश जाकर अब निहारिका के साथ बैठ गया था। रावी वहीं पर थी लेकिन उसकी नजरें अंदर की तरफ थी जहां से अभिमन्यु किसी भी वक्त बाहर आ सकता था। वही ध्रुवांश भी अब वहां पर आया और उसी वक्त पार्किंग एरिया में एक गाड़ी आकर रुकी और उस गाड़ी में से मिश्री बाहर निकली, लेकिन इस बार मिश्री के साथ वान्या भी थी। जब से उसे पता चला था कि मिश्री की जॉब रावत मेंशन में लगी है तब से वो यहाँ आने के लिए तड़प रही थी और आज तो ध्रुवांश के घर में फंक्शन है ये जानकर तो वो यहाँ आना बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकती थी। जैसे ही वो रावत मेंशन में आई उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई थी। रावत मेंशन की खूबसूरती से वो पूरी तरह ब्लैक हो गई थी और ख्वाब देखने लगी थी। वही मिश्री आगे की तरफ आए लेकिन जैसे ही उसकी नज़र ध्रुवांश पर गई एक पल के लिए उसके कदम रुक गए। वही ध्रुवांश के चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशंस थे क्योंकि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वान्या मिश्री को रुकते हुए देख बोली, अब क्या हुआ, अब क्यों रुक गई तुम? देखो मैं पहले बता रही हूँ तुम्हें कि तुम कभी इस तरह के हाई सोसाइटी फंक्शंस में शामिल नहीं हुई हो, लेकिन मुझे इनका एक्सपीरियंस है और खबरदार अगर तुमने किसी को बताया कि मैं तुम्हारी बहन हूँ तुम बस ये कहोगी कि मैं तुम्हारी सीनियर हूँ और यहाँ से जाने के बाद तुम्हें मेरे साथ चलना है तो मैं बस इसीलिए तुम्हारे साथ हूँ। मिश्री ने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया। तभी ध्रुवांश मिश्री के सामने आकर खड़ा हुआ और अपना हाथ वान्या की तरफ बढ़ाते हुए बोला, हेलो मिस वान्या। वान्या उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए, हालांकि ध्रुवांश के साथ उसने थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया था। वो उसके साथ लाइब्रेरी में थी और उन दोनों के बीच मेकआउट सेशन ही चल रहा था, लेकिन वो दोनों कुछ ढंग का कर पाते उससे पहले ही मिश्री की वजह से वो दोनों डिस्टर्ब हो गए थे और उसके बाद से ही ध्रुवांश वान्या का कॉल रिसीव नहीं कर रहा था।
वान्या ध्रुवांश की तरफ देखते हुए बोली, थैंक गॉड मैं तुम्हें याद हूँ ध्रुवांश, वरना मुझे तो लगा तुम मुझे भूल ही गए। ध्रुवांश तिरछा मुस्कुराया और बोला, तुम भूलने की चीज ही नहीं हो वान्या, तो मैं तुम्हें भूल कैसे सकता हूँ। वेल ये सब छोड़ो, तुम्हें मैं एक गुड न्यूज़ दूं क्या? वान्या मुस्कुराते हुए बोली, हाँ दो ना। ध्रुवांश ने अब एक नज़र मिश्री की तरफ देखा और फिर अगले ही पल उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचकर बोला, आई नो तुम मिश्री को बहुत पहले से जानती हो, लेकिन अब तुम्हें जो मैं मिश्री का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ वो तुम्हारे लिए बहुत नया होगा। मिश्री चौंकते हुए उसकी तरफ देख रही थी। उसे ध्रुवांश से इस हरकत की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। वही ध्रुवांश हल्का सा उसके चेहरे पर झुका और वान्या की तरफ देखते हुए बोला, मीट माई गर्लफ्रेंड एंड माई वुड बी वाइफ मिश्री। उसकी बात सुनकर वान्या के पैरों तले जमीन खिसक गई और मिश्री को तो एक पल के लिए कुछ समझ ही नहीं आया। वो हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन फिर अगले ही पल उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई जब उसे ध्रुवांश की बातों का मतलब समझ आया। वो ध्रुवांश की तरफ देखते हुए बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं ध्रुवांश? ध्रुवांश उसके चेहरे पर पूरी तरह से झुका और बोला, क्या हुआ स्वीटहार्ट, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? तुम वान्या को नहीं बताना चाहती तो इट्स ओके, इसमें इतना डरने वाली क्या बात है? वान्या मेरी अच्छी फ्रेंड है, आई डोंट थिंक सो उसे हमारे रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम होगी। आई नो तुमने हमें उस दिन लाइब्रेरी में देखा था, लेकिन दैट वाज माई मिस्टेक ओनली, जो अब दोबारा कभी नहीं होगी। मिश्री की सांसें गहरी होने लगी थी। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी जिंदगी में ये हुआ क्या। ये कौन सा तूफान अब उसकी जिंदगी में आया? जो इंसान उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहता था, कल तक वो उसे अपने घर से निकालने की कोशिश कर रहा था, आज वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी होने वाली बीवी कहकर इंट्रोड्यूस करवा रहा है। वान्या को गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिलहाल उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखा और हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, मैं तुम दोनों को देखकर बहुत खुश हूँ ध्रुवांश, सीरियसली तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हो। ध्रुवांश उसकी बात पर मुस्कुराया और मिश्री की तरफ देखते हुए बोला, अब तुम मेरे साथ आगे नहीं चलोगी क्या? तुम्हें चेरी और दिव्यांश भाई को हल्दी नहीं लगानी क्या? अब तो तुम्हारा उन्हें हल्दी लगाने का हक बनता है, क्योंकि अब तुम यहाँ पर सिर्फ मेरी मॉम की केयरटेकर नहीं बल्कि मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी होने वाली बीवी की हैसियत से हो, तो तुम्हें भी हमारे घर के फंक्शन में पूरी तरह से शामिल होना चाहिए स्वीट हार्ट। मिश्री मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देख रही थी। जितना प्यार इस वक्त उसे ध्रुवांश के चेहरे पर दिखाई दे रहा था, उसे बहुत अच्छी तरह से पता था ये प्यार पूरी तरह से नकली है और उसकी बातें जितनी चाशनी में डूबी हुई लग रही है, उतनी ही ज्यादा कड़वाहट उसके दिल के अंदर है। लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाए और ध्रुवांश उसे लेकर आगे की तरफ आया, जहां पर सबको हल्दी लग रही थी। धरा ने पहले दिव्यांश को हल्दी लगाए और फिर उसके साथ निहारिका को। अब वो चेरी की तरफ आए और उसने पहले कार्तिक को हल्दी लगाए और फिर वो चेरी को हल्दी लगाने लगी, लेकिन तभी अचानक से दिव्यांश बोला, एक मिनट मॉम। उसके रोकने से धरा का हाथ एकदम से रुक गया था। दिव्यांश चेरी की तरफ देखते हुए बोला, चेरी को सबसे पहले हल्दी मैं लगाऊंगा। उसकी बात सुनकर कार्तिक के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था दिव्यांश चेरी को जरा सा भी टच करे। वो जल्दी से बोला, लेकिन तुम्हारी तो खुद की हल्दी है, तो तुम्हें तो सब हल्दी लगाने वाले हैं। दिव्यांश गहरी आवाज में बोला, तो ये कहाँ लिखा है कि जिसकी खुद की हल्दी हो वो दूसरों को हल्दी नहीं लगा सकता? उसकी बात पर कार्तिक की बोलती एकदम से बंद हो गई थी और अब दिव्यांश ने सामने रखी हल्दी की बाउल में से बहुत सारी हल्दी अपने हाथ में ली और फिर चेरी के गाल पर अपना हाथ रखकर उसके गाल को रगड़ने लगा। वो हल्दी चेरी के गाल पर फैल रही थी और चेरी एकटक नजरों से दिव्यांश की तरफ देख रही थी। उसका हाथ चेरी के गाल पर देखकर कार्तिक ने गुस्से से मुठियां कस ली थी। वो तुरंत बोला, अब बाकियों को भी तो चेरी को हल्दी लगाने दो, मॉम आप जल्दी से चेरी को हल्दी लगाए। दिव्यांश एक बार फिर से बोला, पर अभी तक मैंने चेरी को पूरी तरह से हल्दी लगाई नहीं है। ये बोलकर वो अपना हाथ हल्का सा उसके चेहरे से नीचे लेकर आया, जहां उसकी गर्दन थी, और अब वो उसकी गर्दन पर पूरी तरह से अपना हाथ चलाते हुए हल्दी को चेरी की गर्दन पर रगड़ रहा था। निहारिका भी ये सब देखकर अंदर से जल भूनकर राख हो गई थी। उसने दिव्यांश के घुटने पर अपना हाथ रखा और बोली, दिव्यांश तुम प्लीज हमारी हल्दी पर फोकस करो ना। उसकी बात सुनकर भी दिव्यांश नहीं रुका और यूं ही वो अपना हाथ चेरी के कंधे पर लेकर आया और फिर उसके कंधे पर भी अच्छे से हल्दी लगाने लगा। चेरी को अब बहुत ऑकवर्ड फील होने लगा था और धरा भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर दिव्यांश के इरादे क्या है, लेकिन कार्तिक अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। वो अपनी जगह से उठा और बोला, इनफ, मुझे नहीं लगता कि दिव्यांश रावत को यहाँ पर बैठे और लोग दिखाई दे रहे हैं। उन्हें तो बस चेरी दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे सब दिखाई दे रहा है।
दिव्यांश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जैसे कि। कार्तिक गुस्से से कुछ बोलने को हुआ लेकिन मिसेज अवस्थी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोली, दिव्यांश ने चेरी को हल्दी लगा दिया, अब हम सब चेरी को हल्दी लगाते हैं। ये बोलकर उन्होंने जल्दी से अपने हाथ में हल्दी ली और चेरी के गाल पर लगाने लगी लेकिन चेरी की आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। वो तुरंत अपनी जगह से उठी और फिर जल्दी से भागते हुए अंदर की तरफ चली गई। दिव्यांश का इस तरह से सबके सामने उसे यूं हल्दी लगाना जितना बाकियों को अजीब लग रहा था, उतना ही चेरी को ऑकवर्ड फील करवा रहा था और अब वो किसी से नजरें नहीं मिल पा रही थी, इसलिए वो वहां से चली गई थी। रावी और मिश्री उसे जाते हुए देख रही थी। उन्होंने तो चेरी को हल्दी लगाई भी नहीं और धरा की आंखों में भी नमी तैर गई थी। दिव्यांश अब अपनी जगह से उठा और बोला, एक्सक्यूज मी, मुझे एक अर्जेंट कॉल करनी है। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया और बाकी सब उसे जाते देखते रह गए।